वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी, ख़ास तौर पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो एक तरफ मामला है जी इलेक्शंस का, दूसरी तरफ सदर मुमलिकत ने जिस तरह से ट्वीट किया है और उसके बाद से जो इस वक्त एक जान की सी कैफियत है। लेकिन क्या इसमें जो आईनी और कानूनी पहलू, जैसे कल भी हमने एतजाज़ हसन साहब के साथ बात करी और जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे थे, और उसके अलावा भी देखना ये कि जी क्या ये जो सिचुएशन है इस तरह से बनी हुई इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कि सदर पाकिस्तान ये कह दें कि जी मैंने तो ट्वीट करके कह दें ख़ास तौर पे कि जी मैंने तो नहीं किए दस्तखत, और फिर उसके बाद आज भी जब उमेरा अहमद साहिबा को ख़दमात के लिए कहा गया तो उन्होंने भी माजरत कर ली और माजरत करके उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकती। लेकिन क्या ये जो है सारा जो मामला है उसके बाद आइन क्या कहता है और आइन की रूह से किस तरह से हम देख रहे हैं कि चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरा ख़ास तौर पे ये कि जो प्रेसिडेंट एसेंट टू बिल्स है, यानी कि 75(1) क्लॉज और जो 75(2) है आर्टिकल, वो क्या कहता है, इस सब पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है जी जावेद अहमद चताई साहब है, वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार के, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच जावेद अहमद चताई साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जावेद अहमद चताई थैंक यू। साहब, ये जो हम देख रहे हैं ख़ास तौर पे, और जब ख़ास तौर पे इस पे जब बात होती है कि जी जो हमारा कोई भी बिल होता है और आइन की रूह से जो उसके सारे हम देखते हैं कि आइनी पहलुओं पे जब रोशनी डालते हैं, ख़ास तौर पे आर्टिकल 75 की इस वक्त धूम धूम है। आर्टिकल 75(1) और आर्टिकल 75(2) की अगर हम बात करें तो आप उसको कैसे देखते हैं, वो क्या कह रहा है, और फिर इस सारे सिचुएशन में आप इसको कैसे एनालिसिस कर रहे हैं सारे मामले को? जी देखिए जनाब, जब से पीडीएम की हुकूमत आई थी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। जी 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 जब से पीडीएम की हुकूमत आई, इस 14, 15, 16 महीने के अंदर जिस तरह आइन ने पाकिस्तान की धज्जियां बिखेरी गई हैं, उस सूरत हाल में तो आपका मुझसे सवाल बनता ही नहीं है कि कौन से आइन के आर्टिकल के बारे में आप मुझसे पूछेंगी। आइन का तो ये हाल किया हुआ है कि लगता है कि वो आइन बे आइन मुल्क चल रहा है, और आइन मुल्क में आइन नाम की कोई चीज नहीं है। दीगर अब जो मिजाज यार में आए वो काम हो रहा है। अगर सदर साहब ने ये कहा है कि मेरे दस्तखत नहीं है और मैंने दस्तखत नहीं किए, तो अब बात ये आती है कि दस्तखत जब एक आदमी अपनी किसी चीज का इनकार कर रहा है, जब इनकार कर रहा है तो वो जिस कानून पर दस्तखत होने की बात कर रहे हैं, जिस कानून पर दस्तखत होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, वो कानून इम्प्लीमेंटेशन की रूह से की तारीख को नहीं पहुंचेगा, इसलिए कि दस्तखत करने वाले ने इनकार कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब वो कानून तो बना नहीं, अब असेंबली इन सेशन है नहीं, लिहाजा उस कानून को आगे चलने के लिए हमें दोबारा असेंबली के पास जाना पड़ेगा, दीगर चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर ये कहते हैं, कोई ये कहता है कि सदर साहब झूठ बोल रहे हैं, तो फिर मैं एक बात और बात करता हूँ, सदर साहब ने ट्वीट किया तो सदर साहब लेटर भी लिख सकते थे। सदर साहब को लेटर लिखना चाहिए था, हम मत पकड़े। अगर कोई बात करते हैं तो लेटर लिखें, ताकि उसकी कोई फिर हम जाएं उस केस को, हम जाएं फिर उसके फॉरेंसिक के लिए कि अगर कोई ये कहता है कि दस्तखत सदर साहब के हैं और सदर साहब कहते हैं मेरे दस्तखत नहीं है, तो हमारे पास फॉरेंसिक का इदारा मौजूद है और दीगर चीजें मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि सदर साहब के खिलाफ उनको जो प्रोटेक्शन है किसी किस्म की कानूनी चाराजोई के मामले में या किसी और चीज के मामले में, वो आड़े आती है। एक बड़ा गंभीर सा मसला है, इसके बारे में एक राय देना एक बेकार सी बात है, क्योंकि वो बस मतलब जबान भी रुकती है और दिमाग भी रुकता है। अच्छा देखें, इसमें जो मैं पढ़ रही थी और जो हम सब सुन रहे भी हैं और देख भी रहे हैं बतौर जी जो है स्टूडेंट ऑफ लॉ, हम अगर देखें आर्टिकल 75 वो क्या कहता है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जी इट शुड बी नोटेड दैट द इट शुड बी सेटेड दैट सजेस्ट दैट देयर आर टू वेज इन केस दैट प्रेसिडेंट डज नॉट असेंट टू द बिल। उसमें वो एक कहते हैं कि जी नेशनल असेंबली में जाए, फिर वहाँ से जी वो बन जाता है ऑटोमेटिकली 10 दिन के अंदर अंदर, जी या फिर ये कि जी रिटर्न अगर बिल किया जाता है पार्लियामेंट को और फिर उसके बाद होता है, वो सारा आपको मालूम है। और फिर जी अगर जी सेकंड उसमें जाया जाए कि नहीं, अगर वो साइन नहीं करते तो फिर उसके बाद एक अलग उसमें रास्ता बन जाता है। तो ये जो दोनों मामलात हैं इस सारी सिचुएशन में, तो इसमें तो वो कह रहे हैं कि नहीं बिल्स तो मिले नहीं, साइन तो किए ही नहीं, तो वो जो साइन हुए, जो एक्ट बन गया है और उसके तहत कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई हैं कल से, तो फिर वो सब क्या है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो है ना, पहले कहते हैं ना कि
एक माशाल्लाह होता था, अब कहते हैं कि प्रो माशाल्लाह है। ठीक है। अब बात इसमें ऐसे आ रही है कि जो मुक़्तदिर हल्के हैं हमारे यहाँ, जो लोग काम कर रहे हैं और जो इस बात को चाहते थे, अगर वो अमल कर रहे हैं तो सदर साहब के मामले में ये होता है कि सदर साहब फिर खुद एक्शन ले सकते हैं और सदर साहब खुद खड़े हो इस बात को कि जब नहीं है तो नहीं है। अगर अगर किसी को ये बात करनी है तो फिर जाके वो प्रोसीजर अडॉप्ट करे हुए असेंबली वाला, लेकिन चूंकि असेंबली सेशन में नहीं है जी तो मेरा बिल्कुल। जाती ख्याल ये है कि देखिए जो लोग इंटरेस्टेड है इस मामले में, जो लोग इस बात के मतलब बेनिफिशियरी हैं, वो तो सारे काम कर लेंगे, करते रहेंगे। और कहते हैं ना कि डंडा जो होता है, डंडा सबसे भारी होता है, झंडा भारी नहीं होता, डंडा उसमें लगा हुआ डंडा भारी होता है। तो मैं इस वक्त जवाब ऐसा कोई बन नहीं रहा बिल्कुल कि मैं कोई एक डेफिनेट बात कर लूं, अच्छा दूसरी क्योंकि तरफ यहाँ ठीक है, एक तो ये मसला हो गया, दूसरी जानिब जहां हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस का भी मामला है और इलेक्शन कमीशन ने भी अब तो कैटेगोरिकली कह दिया है कि 4 महीने लगेंगे जी हल्का बंदियों में। तो क्या उसके बाद ये जो 4 महीने का टाइम इलेक्शन कमीशन मांग रहा है हल्का बंदियों के लिए आई नहीं, और कानूनी तौर पर इसको भी आप कैसे देख रहे हैं कि रिसेंटली भी बहुत सारी तरमीम भी हुई है पार्लियामेंट के अंदर? जी, लेकिन ये पार्लियामेंट ने इस बात का इख्तियार दे दिया था, इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। देखिए कानून पाकिस्तान ये नहीं कहता, वो तो सीधा सीधा कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन। अब उन्होंने कहा जी इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा, तो उन्होंने उठा के चोर को चौकीदारी पे रख दिया। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो भी एक ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो भी उन अशराफिया का, उन मुक़्तदिर कुव्वतों का के सामने एक का बगल बच्चा है। जब पीछे से हिदायत मिलेगी अशराफिया की या दीगर लोगों की, या जो लोग मुक़्तदिर आला हैं या जो मुक़्तदिर हल्के हैं उनकी बनेगी तो इलेक्शन करेगा। अब इलेक्शन ने क्या किया, हुकूमत ने किया क्या, पहले जाते जाते जो मरदमशुमारी थी उसको अप्रूव कर गए जी। मेला फाइडी शुरू होती है वहां से, जिस दिन इन्होंने अप्रूव किए। अप्रूव का मतलब जब अप्रूव हो गई तो इलेक्शन होगा नई मर्दमशुमारी में। जब नई मर्दमशुमारी की बात आएगी तो नई हल्का बंदियां भी होंगी। लेकिन जो कहते हैं 4 महीने लगेंगे हल्का बंदी पे दीगर चीजों के ऊपर, ये मैं समझता हूँ 4 महीने तो क्या, ये अगर ये चाहें तो 4 साल बाद भी इलेक्शन नहीं होंगे। और ये बहाने हैं सारे, और ये बहाने क्यों किए जा रहे हैं, कैसे किए जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये मामला क्यों किए जा रहे हैं, इसमें क्या मफादात हैं, इसका बेनिफिशियरी कौन है, इसका नुकसानात किसको हैं। लेकिन बात ये होती लेकिन है कि क्या जो लोग कल टेक्निकली, तक मैं आईनी तौर पे पूछना चाह रही हूँ एक बात आपसे जावेद जी अंसारी साहब, रहनुमाई जी कीजिएगा कि क्या टेक्निकली इलेक्शन कमीशन अगर यही रिवायत चलाता है, क्योंकि पहले भी देखा है हमने पंजाब और केपीके के मामले में कि जी इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा इस केस के बारे में, इलेक्शंस के केस के बारे में, तो वहाँ क्लियरली कह दिया जाके कि नहीं जी हम तो नहीं करवा सकते, तैयारी नहीं है। कभी पैसों का मामला वो वजारत ख़जाना गया, वहाँ हमने देखा ना कि ईच एंड एवरी स्पेस गॉट एक्सपोज। कभी कहा गया कि जी जी हमारे पास नफरी नहीं है, कभी कोई बात हमने देखा वज़ीर ख़जाना, और फिर जो हमारे पास वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वो सारे हमने देखे सारे मामला। तो क्या अभी भी इलेक्शन कमीशन के पास क्या ये राइट है कि वो चाहे तो जितना ज़्यादा वो चाहे डिले कर सकता है इलेक्शन? हाँ देखें, इस वक्त तो ये कर सकता है, उसकी वजह क्या है सुने। जी जिस वक्त की आप बात कर रही हैं उस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास वो इख्तियारात नहीं थे जो कानून अमेंड होने के बाद आ गए। उस वक्त जो थे इलेक्शन कमीशन के बहाने थे, और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने से इनकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था पैसे नहीं है और हमें इतनी इतनी मतलब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी दी जाए, इतना स्टॉक दिया जाए, इतना दिया जाए, इतना दिया जाए। उनके कल वो बहाने थे, आज ये कुल्ली मुख्तार हैं इलेक्शन की तारीख देने के और इलेक्शन के बारे में अपने जाती बराह रास्त उजूर बयान करने के। कल ये नहीं थे, कल आईने पाकिस्तान के वो 90 दिन के अंदर पाबंद थे। ये आज ये कहते हैं पाबंद, तो ये आज भी हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम तारीख देंगे, इलेक्शन कमीशन तारीख देगा। जब कानून अमेंड हो गया, इलेक्शन कमीशन तारीख देगा, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो माई बाप हो गया। अब वो ये कहे कि ये जो बातें कर रहे हैं हल्का बंदी की, हल्का बंदी वाली बात तो ये सही कर रहे हैं, इसलिए कि ना आप मर्दमशुमारी अप्रूव करते, ना हल्का बंदी का सवाल पैदा होता। लेकिन बात यह है कि 90 दिन की बंदिश के अंदर, 90 दिन की पाबंदी के बावजूद आपने मेला फाइट ली, बदनीयती से नई मर्दमशुमारी, तमाम तहफुजात के बावजूद
कि 14 के 14 जमातों को तहफुजात इस बात के कि मरदमशुमारी सही नहीं हुई है, डिजिटल मरदमशुमारी सही नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद आपने सिर्फ इसलिए कर दिया 14 जमातों ने कि इलेक्शन ना हो और इलेक्शन आगे बढ़ता रहे, और जो किसी शख्स को हमने जिसको हमने गड्ढे में डाला है उसको हम मिट्टी में डाल के दफन कर दें, उसका मजार बना दें और फिर इलेक्शन कराएं। सिर्फ ये बात है। अच्छा अच्छा, इसमें लेकिन एक टेक्निकल बात है ना, अभी जैसे आपने खुद जनाब भी कही कि पहले तो हुकूमत थी, ठीक है, एक जी लाइक एक मखसूस हम देख रहे थे कि हुकूमत है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों की थी, लेकिन अब जी हमारे यहाँ मुल्क में इस वक्त निगरां हुकूमत है, और जी जी आईनी और कानूनी तौर पे सिर्फ मैं ये चाहूँगी कि इस पे सिर्फ एक वन लाइनर रहनुमाई के कि इस सारी सूरत हाल में, चूँकि हम बार बार लोगों के मुँह से सुन रहे हैं, अब तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जी जिस वक्त से ये अनाउंस हुआ है कि जी 4 महीने लगेंगे, उस वक्त से पीपल्स पार्टी के स्पोक पर्सन खासतौर पर फैसल करीम गुंडी साहब का स्टेटमेंट हम देख रहे थे, और जो भी उनके इस वक्त ऑफिशियल स्पोक पर्सन है वो आके गिले शिकवे उन्होंने शुरू किए। कल सेंटर ताज हैदर साहब भी मेरे प्रोग्राम में गिले कर रहे थे। तो सवाल ये है कि क्या अब निगरान सेटअप में वो बार बार कह रहे हैं कि जी निगरान हुकूमत का काम तो है कि जी वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराए और जाए, लेकिन ऐसी सूरत हाल में क्या इलेक्शन कमीशन इस वक्त खुद मुख्तार है कि वो अपने तौर से जितना दिल चाहे उसका वो उसको डिले कर सकता है, चाहे वो कोई भी या कोई भी उसका रीजन बताए, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन के पास आईनी और कानूनी इख्तियारात हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं, फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं या दीगर लोग कह रहे हैं, ये मकर कर रहे हैं। हाँ। अगर ये इतने ही इलेक्शन के बाद मामला थे इनके, तो इन्होंने नई मरदमशुमारी अप्रूव करने के लिए नई मरदमशुमारी को जो की तस्दीक की, उसका अप्रूवल दिया, तो क्या उसमें इनका वोट नहीं गया पीपल्स पार्टी का? क्या इनकी मंशा शामिल नहीं थी? बिल्कुल। जो अगर थी और उसके बाद ये कर रहे हैं तो ये मकर कर रहे हैं। तो ऐसी बात हो गई, कहते हैं कि हुकूमत तो नून लीग की है, हम तो इत्तेहादी हैं। वजीर मतलब कौन कौन सी वजारतें, तमाम आईनी वजारतें इनके पास थी, और मजे करते रहे सारी जिंदगी, वो पूरे मजे किया और जाके मलबा उठा के शहबाज शरीफ पर नवाज शरीफ पर डाल दिया। इसी तरह जब आपने वोट दिया है मरदमशुमारी को अप्रूव करने के लिए, अब उसके बाद जो आपने अप्रूव कर लिया और इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देने के लिए आपने वोट दिया, 129 बिल मंजूर हुए, 129 उठक बैठक। किसी एमएनए को याद नहीं होगा, सिर्फ उन बिलों के कवानीन को बता दे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता होगा। और इस तरह करके जो मुल्क के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, उसके बाद अब ये कहें कि नहीं जी इलेक्शन निगरान हुकूमत करा दे। तो आप जब हुकूमत थी, आपके पास थी, तो आप इलेक्शन की तारीख अनाउंस करके जाते ना, आप मामला करते। आपने क्या किया कि आपने कर दिया, निगरान हुकूमत के बाद डाल दिया इलेक्शन कमीशन। निगरान हुकूमत बिल्कुल बेख्तियार है, जिस तरह ये अपने आप को बेख्तियार कर गए, जिस तरह 58 को भी थी हमारे यहाँ कि जो आसिफ जरदारी साहब ने उसको खत्म कर दिया था, तो अब सर साहब बेख्तियार हो गए। इसी तरह इन्होंने हाथ काट कर अपने दे दिए इलेक्शन कमीशन को, नई मरदमशुमारी अप्रूव कर दी, जिससे जी अब उसके बाद ये कहना ये सारा मकर है और कुछ नहीं है। ठीक हो गया है, बहुत शुक्रिया। जावेद अहमद चताई साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार के, और जी इलेक्शन पे और सदर वाले मामले पे हम बात करते हैं। दूसरी जानिब नाजरीन, आज एक बड़ा जो है वो मसला कहूँ मैं, और एक अनफॉर्चुनेट वाक़या होता है जी, और वो ये होता है कि बडग्राम में एक चेयर लिफ्ट होती है जिसमें जो है वो आमदो रफ्त के लिए या क्रॉस करने के लिए, अगर मैं कहूँ जगह को गलत नहीं होगा, और ये बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला है जिसमें चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। और जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बीच में जब वो होती है चेयर लिफ्ट, तो केबल कार की जो रस्सी है वो टूट जाती है, और उसमें काफ़ी हाइट पे, सैकड़ों फीट बुलंदी पर 8 अफराद जो हैं वो उस चेयर लिफ्ट में फंस जाते हैं। और उसके बाद जो है अनफॉर्चुनेटली 900 की बुलंदी, तकरीबन 900 फीट की बुलंदी बताई जा रही है कि ये है, और ये 7 बजे के वक्त चेयर लिफ्ट के ज़रिए जो है ना बच्चे स्कूल जा रहे थे, और कि ये होता है कि जी 3 में से 2 रस्सियाँ टूटने से जो है वो 900 फीट की बुलंदी पर फंस जाती है। अच्छा, अब तक जो है वो ये बताया जा रहा है कि अच्छा फिर उसके बाद होता है ये कि जी जो पाक फ़ौज है उसका हेलीकॉप्टर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करता है, और वहाँ पर से लोगों को निकालने का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन इस बात को भी जहन में रखा जाता है कि वहाँ पे एक तो ऊंचाई बहुत है, और इस तरह का एरिया है वो कि उसमें रेस्क्यू करना थोड़ा मुश्किल होता है आगाज़ में। लेकिन अब
जो करंट सिचुएशन है उसमें ये कि 8 में से 2 बच्चों को बताया जा रहा है कि जी रेस्क्यू कर लिया गया, उसमें तकरीबन 7 बच्चे और एक उनके उस्ताद हैं वो इसमें मौजूद हैं। इस पे बात करेंगे जी। ISPR की भी इस पर जो है वो प्रेस रिलीज सामने आई और ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब मौजूद है, दिफाई तज्जियाकार, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। प्लीज साहब, ये पहले तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी हमारे नाजरीन के लिए कि ये किस तरह का इलाका है जहाँ पे ये ऑपरेशन हो रहा है। और अब तो हमने ये भी सुना है कि वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म साहब ने कैटेगोरिकली इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि इस तरह की जो भी चेयर लिफ्ट है जो बोसीदा हो या पुरानी हो या जिनमें टेक्निकी कोई ख़राबी हो, फ़नी ख़राबी हो, उसको इस्तेमाल ना किया जाए, उनको बंद कर दिया जाए। लेकिन ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी के जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG है और पाक फ़ौज का ये जो ऑपरेशन जारी है ये बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि इस तरह से लोगों को निकालना, उनकी मदद करना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। मैं चाहूंगी थोड़ा सा इसके बारे में बताइए प्लीज। जी थैंक यू वेरी मच। एक तो जो ऑपरेशन है डेफिनेटली ये यूनिक है। आई थिंक पूरी एविएशन और माउंटेनस एरियाज में रेस्क्यू में इसमें रेस्क्यू होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्लिंग ऑपरेशन नहीं हुए, लेकिन जनरली जहाँ पे कहीं पे लेट्स से कोई रॉक है या माउंटेन टॉप है या बर्फपोश पहाड़ है जिस पे फंस गए हैं, तो इसका मतलब है जो फंसे हुए लोग हैं वो ग्राउंड पे मौजूद हैं और स्लिंग ऑपरेशन से फिर उसको रेस्क्यू किया जाता है। जो केबल कार्स हैं इनका रेस्क्यू, एक दो सक्सेस स्टोरीज हैं एल्प्स में, फ्रांस में, जहाँ पे केबल कार स्टेबल थी और उसमें लेट्स से इलेक्ट्रिक पावर खत्म हो गई और ऊपर से आके यानी वो स्टेबल हालत में थी। ये जो है आई थिंक यूनिक इस लिहाज से है कि 3-4 बड़े चैलेंजेस थे। एक तो ये है कि जो केबल कारें लोकल बनी हुई थी, कहते हैं कि जुगाड़ लगाया गया था और अवाम ने बेचारों ने खुद बनाई थी। दूसरा उसकी 2 बड़ी स्पोर्टिव केबल टूट चुकी थी, इम्बैलेंस थी और ऑलमोस्ट वो उल्टी हो गई थी। और तीसरा वॉज डेफिनेटली जिस तरह के ये दोनों साइडों पे हाई माउंटेन्स हैं, दरमियान में एक वैली सी है और उसके अंदर फिर जो एयर करंट होता है वो वेरी करता है हर 5-10 मिनट बाद, और हेलीकॉप्टर का फिर इसके ऊपर भी आपने देखा होगा वीडियोज में कि एक मोस्ट प्रॉब्ली एक इलेक्ट्रिक वायर थी को 30 मीटर ऊपर, बिल्कुल उसके सर के ऊपर। तो इस लिहाज से, और नीचे फिर जो जंगल है उसमें पाइन के ट्रीज हैं जहाँ पे कोई लेट से अगर आप कोई क्रिएट करना चाहें, ग्राउंड उस तरह का फ्लैट नहीं था। सो ऑल टोल्ड इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन और उसमें आई थिंक जो टेक्निकल, टेक्टिकल और फिजिकल आपको प्रोग्रेस नजर आया इसमें इमीडिएटली जैसे ही फौज को कॉल किया गया। इसमें हम जरूर बात करेंगे कि अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन 7 बजे उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी और 10 बजे तक ये इन प्लेस हो जाते कमिश्नर साहब खुद, तो वो चीजें बहुत बेहतर हो सकती थी। ये चीजें आई थिंक टाइम बच सकता था, इसमें टाइम लॉस हुआ। लेकिन जैसे फौज को बुलाया गया फिर आपने देखा कि इनके 2 स्टार जो SSG कमांडर हैं जैसे वो खुद पहुंचे और लीड किया, उससे बड़ा फर्क पड़ता है बिकॉज वहां में फिर एक हौसला आता है जिनको आप रेस्क्यू कर रहे हैं उनको। तो आई थिंक टेक्निकली टेक्टिकली काफी डिफिकल्ट ऑपरेशन था और अल्लाह ने किया है कि कामयाबी का भी एक दरवाजा खुला है। साथ अभी ऑल्टरनेट रूट भी बन गया है जिसमें आई थिंक पुली का यूज करके उन तक पहुंचा जा रहा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है जो कि प्रिय साहब मैं जानना चाहूँगी कि ये जैसे अभी बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन रात और मौसम के बाइस रोका गया है और एक छोटी डोली को उसी तार पर डाल के मुतासरा डोरी के करीब लाया भी जा रहा है, तो अब क्या चांसेस हैं कि इस रात में भी लोगों को रेस्क्यू करके निकाल लिया जाए या फिर अब सुबह का ही इंतज़ार किया जाएगा बाकी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए? नहीं, जो ऑल्टरनेट रूट उन्होंने बनाया डोरी वो एक एडिशनल लगाई जो जिसके ऊपर आई थिंक रेस्ट कर रही है जी। वो तो काफी प्रिकरियस हालत में है जी। तो बात वही है कि अगर इस वक्त ये डोली जो है साउदर फौज की सुपरविजन में तैयार हो गई है 3 घंटे में, तो अगर DC कमिश्नर साहब पहुंच जाते 10 बजे तो ये 1 बजे तैयार हो सकती थी। मेरा ये पॉइंट है हाँ जी। कि जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटिव ले जब क्राइसिस होता है, इंसानी जानों का मसला है, तो उस तरफ हम आएंगे कि ये इतना लिथार्जी क्यों है सिस्टम में कि कोई रिसोर्सेज की इसमें कोई वो नहीं है, वो रिसोर्सेज वही वाले लोकल इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ लोग नॉर्दर्न एरिया से भी लेके आए एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन मेन थिंग वाज कि आप पहले ब्रेक इन करें, पहला जो रेस्क्यू होता है, ताकि उसमें एक बहुत बड़ा मोरल फैक्टर होता है। एफर्ट तो उन्होंने की कि स्लिंग के जरिए उसको, लेकिन साफ है वहाँ पे ट्रेन लोग तो नहीं थे, छोटे बच्चे हैं जो स्केर्ड हैं। तो स्लिंग ऑपरेशन में फिर तरीका ये होता है कि आप उस जगह जाएं, एक बंदा अंदर चला जाए केबन के और फिर दूसरा बंदा लटक के आए और फिर हार्नेस पे बांध के आप हवाले करें। लेकिन वो आपको पता है कि जो ताक की हालत थी तो उस वक्त शायद ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी आई थिंक बिल्कुल शाम के वक्त जो फर्स्ट रेस्क्यू हुआ जिस बच्चे की तबीयत खराब थी उसको निकाला गया, तो एक ब्रेक थ्रू हो गया, रास्ता बन गया। फिर सारी चीजें जो साथ साथ ये दूसरी वाली चीज तैयार हो रही थी और उसमें आई थिंक 3 आवर्स में ये दूसरा रूट भी बनाया गया है जो अभी इस्तेमाल हो रहा है।
क्योंकि जब आप ग्राउंड कांटेक्ट कर लेते हैं, जैसे लोग हैं जो 8-9 घंटे से लटके हुए हैं, और जब ग्राउंड कांटेक्ट हो जाता है, खैर सल्लाह पूछने से मोराल पे बड़ा इफेक्ट होता है, वो हौसला होता है कि अभी इंशाल्लाह हमें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है रेस्क्यू में, टू रीच पीपल। राइट, एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू सो वेरी मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बडग्राम का ये वाक़या, और जिसके ऊपर जो है इस वक्त पाक फ़ौज और एसएसजी की टीम जो है वो लगी हुई है और कोशिश कर रही है कि जो बाकी लोग भी हैं उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। और हमारी दुआ यही है, इसी दुआ के साथ प्रोग्राम के अख्ताम को पहुँचेंगे कि जो है वो उन तमाम लोगों को जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं उनको भी बाहिफाजत निकाल लिया जाए। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।